वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी लगातार। बाजार भले ही आईपीओ बाजार इस समय सुस्त पड़ा हो, लेकिन हम पूरी तरीके से तैनात हैं, चुस्त हैं, ताकि आपके लिए कोई भी खबर जो है वो छूटने ना पाए। लगातार सवाल आ रहे हैं कि जो 2023 के अंदर आईपीओज आए हैं उसमें अभी क्या करना चाहिए। बहुत लोगों ने अभी तक बेचे नहीं हैं, बहुत लोगों ने उसमें दोबारा एंट्री ली हुई है। तो इन्हीं तमाम चीज़ों का आज जो है एक बार फिर से ऑपरेशन हम करने की, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। हर रोज़ की तरह हमारे साथ हमारे सहयोगी शौर्य जो है जुड़ चुके हैं। और हाँ, आपका भी अगर किसी हाल फिलहाल के आईपीओज में आपने पैसे लगाए हैं या कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप आकर के, हमारे यूट्यूब पे आकर के आप बिल्कुल अपनी टिप्पणी करिए, और कोशिश करेंगे कि जो है हम आपके प्रश्नों के उत्तर जो है आज के ही कार्यक्रम में देते हैं। लेकिन पहले जरा कुछ एक आंकड़े जो इकट्ठा करके लाए हैं शौर्य 2023 के आईपीओ की लिस्ट की, कि वहाँ पर किस तरीके के आंकड़े निकल करके आए हैं। शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य बताइए। जी चलिए, अगर पिछले साल टोटल 60 आईपीओ आए थे, उनमें से एक रीट था, उसे हटा दें हुए 59। उसमें से 54 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक निफ्टी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन ये हो गया ओवरऑल पिक्चर। आज हमने सोचा कि सारे आईपीओ को 4 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। पहला सेगमेंट वो जिन्होंने लिस्टिंग में सबसे अच्छा गेन दिया, 5 बिगेस्ट लूजर लिस्टिंग वाले दिन। बाकी 2 कैटेगरी में रखिए लिस्टिंग से लेकर अब तक किन्होंने बेस्ट परफॉर्म करा है और किन्होंने सबसे खराब परफॉर्म करा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिस्टिंग डे वाले दिन सबसे अच्छा परफॉर्म किसने करा है। आपके सिग्नल सामने 5 वो कंपनियां हैं जिन्होंने लिस्टिंग वाले दिन सबसे अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, और ये वो रिस्पॉन्स था जिसकी वजह से आईपीओ में लोगों का इतना ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन इसके बाद वो कंपनियां देखते हैं जिसका सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है लिस्टिंग वाले दिन। उसमें एक एक करके चलते हैं आगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा दर्शकों के लिए आसानी रहेगी। एक बार फिर से जरा बुरा प्रदर्शन उठा करके अच्छा प्रदर्शन ले आइए। तो ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आखिर में ये यूफोरिया बना कैसे, कि जिस तरीके से लोग हर कोई कह रहे थे 9 आईपीओ में लगा दिए, 10 आईपीओ में लगा दिए। कारण यही रहा कि टाटा टेक्नोलॉजी 500 का इशू प्राइस 1200 पे लिस्ट होता है, मोती सन्स 55 का इशू प्राइस 109 पे लिस्ट होता है। तो जब एक एक हफ्ते के अंदर इतने अच्छे पैसे डबल हो रहे हों, तो ये तो फिर हेरा फेरी का जो सीन था कि 15 दिन में पैसे डबल वाली हालत थी, यहाँ तो एक हफ्ते में पैसे डबल हो रहे हैं। आइडिया फोर्ज 672 का इशू प्राइस 1305। नेटवेब टेक्नोलॉजी 943 पर लिस्ट हुआ, जबकि 500 का इशू प्राइस था, ऑलमोस्ट डबल। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज 108 से 197। संतोष सर, ये जो 5 वो शेयर हैं जिन्होंने लिस्टिंग डे के दिन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। हो सकता है इनमें से कुछ शेयर ऐसे होंगे जो लोग निकल चुके होंगे, पर बहुत सारे लोगों के पास अभी भी टाटा टेक के ऊपर इतने सवाल आते हैं। इन 5 में से आपको सबसे अच्छी कंपनी कौन सी लग रही है? कहाँ पर आपको लगता है कि अभी करंट लेवल पे भी एंट्री ली जा सकती है, और क्यों? देखिए, टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में हम तो पहले भी बात कर चुके हैं, और आपके ही उसी दिन जिस दिन लिस्ट हुआ था उसी दिन शायद ये संयोग बस में था प्रोग्राम में, और मैंने आपको बताया था कि मेरे इंडिविजुअल अकाउंट्स में आया था और मैंने बेचा था उस दिन 1350-60 के आसपास बेचा था। बट मैं काफ़ी सजग हूँ कि इसमें और कहीं सस्ते मिलता है तो इस स्टॉक को ज़रूर खरीदूंगा, क्योंकि इन सारे जितने भी कंपनियों के नाम लिए हैं मुझे लगता है कि सबसे प्रॉमिसिंग इज़ द टाटा टेक्नोलॉजी। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ जो कंपनियां प्रॉमिसिंग हो सकती हैं, आइडिया फोर्ज एज ए सेक्टर काफ़ी अच्छा है, लेकिन टेक जो है उनके ऑपरेशनल लॉस सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया है, तो लंबी अवधि का नजरिया हो और अभी थोड़ा महंगा है स्टॉक, तो अभी करेंट लेवल पे आपको अवॉइड करना चाहिए। नेट वेब टेक्नोलॉजी, मुझे लगता है कि इस कंपनी में भी नज़र रखें कि डिप्स में आप देख सकते हो। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में काफ़ी बड़ा केपेक्स लाइंड अप है, होजेस बनाती है कंपनी, तो इस कंपनी को भी डिप में, जैसा कि मार्केट में करेक्शन अगर होता है तो ये कंपनी में नज़र रख सकते हैं। तो ये वो ऑर्डर्स हैं जो कि आपको बता दिए गए हैं किस तरीके से ले सकते हैं। बहुत सारे दर्शकों के सवाल आने लगे, और ज़्यादातर सवाल जो है वो आइनॉक्स इंडिया को लेकर के है कि कब तक और कितना डाउन जाएगा। तो अभी डिस्कस करते हैं ये दर्शकों के सवालों के जवाब भी, लेकिन ज़रा जो सबसे बुरे प्रदर्शन वाले आईपीओज रहे हैं जरा उस पर भी शौर्य से जान लेते हैं कौन कौन से हैं वो। जी चलिए उन पर नजर डालते हैं। उन्होंने लिस्टिंग वाले दिन सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्म करा है, उसमें सबसे ऊपर देखे तो है यात्रा ऑनलाइन, जो 8% से भी ज़्यादा डिस्काउंट पर लिस्ट होते हुए नजर आया था। फिर इसमें मुथूट माइक्रो फाइनेंस है, फेड बैंक फाइनेंशियल है, जिन्होंने लिस्टिंग से खराब परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए थे। तो ये वो शेयर हैं, जो वो आईपीओज हैं जिन्होंने मतलब जिनकी हो गई पिटाई। जी हाँ, क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि मतलब आंख मूंद करके पैसे नहीं लगाने चाहिए, कि जहां बाजार भी चल रहा था, आईपीओ भी चल रहे थे, वहां पर भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसमें
दो नाम तो काफ़ी बड़े हैं। मुथूट से ऐसी उम्मीद नहीं थी लोगों को, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे थे। यात्रा ऑनलाइन से भी शायद ऐसी उम्मीद नहीं थी। 142 का इशू प्राइस 130 पर लिस्ट हुआ और लिस्टिंग के दिन करीब 8% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न रहा। IRM एनर्जी में हमने देखा 5% का जो है लिस्टिंग लॉस हुआ है। फेड बैंक फाइनेंशियल में करीब 1-1.25% का लॉस हुआ है। मुथूट माइक्रो में जो है करीब 5% के आसपास का लिस्टिंग लॉस हुआ है। सर, इनमें से कोई है कंपनी जो आपको लग रहा हो कि ठीक है उस दिन प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन अभी भी जो है फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, या फिर यहाँ पे अभी भी पैसे लगाए जा सकते हैं? आपकी क्या राय रहेगी सर? देखिए, इन सारी कंपनियों में मुझे लगता है कि आईआरएम एनर्जी जो है वो कंपनी को देखा जा सकता है, क्योंकि गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में एक कंपनी है। मैंने जब आईपीओ आया था, चूंकि मैं देख रहा था उस समय कि बहुत ज़्यादा मैं जो गंगो नहीं था, लेकिन अगर करेक्शन में ये स्टॉक मिल जाता है तो जो गुजरात में, पंजाब में कुछ जगह है। और इनकी जो पेरेंट है कैडिला हेल्थ केयर, का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जी। पेरेंट इनकी कंपनी कैडिला हेल्थ केयर है, उनकी ये कंपनी है। और जिस तरह से केपेक्स लाइंड अप है इसमें, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी जो है पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट नॉट एट दीज लेवल। थोड़ा और करेक्शन हो जाए तो डेफिनेटली इस कंपनी को देखा जा सकता है। थोड़ा और करेक्शन आने पे इस कंपनी को देखा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या कुछ आंकड़े शौर्य के पास हैं वो जरा देख लेते हैं। जी, अभी हमने वो कंपनियां देखी थी जिन्हें लिस्टिंग गेंस अच्छे मिले, लेकिन कई कंपनियों में कहते हैं निवेश करें लंबी अवधि के लिए। तो वो आईपीओ कौन से हैं उन्होंने लंबी अवधि में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, यानी लिस्टिंग से लेकर अभी तक, यानी कल का जो क्लोजिंग प्राइस था 1 जनवरी तक, उसके हिसाब से कितना से रिटर्न आया है उनको देखते हैं। तो उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म करते हुए जो कंपनी आई है अनडाउटेडली वो है इरडा। इरडा ने 200% ज़्यादा रिटर्न दिया अपने लिस्टिंग प्राइस से लेकर अभी तक। उसके बाद साइन डीएलएम ने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न देते हुए नजर आए। टाटा टेक्नोलॉजीज, नेटवेब देखिए, ये दोनों कैटेगरीज में आए हैं। लिस्टिंग डे वाले दिन अच्छा परफॉर्म करने के बाद अभी तक ये दोनों कंपनियां बहुत अच्छे रिटर्न देते हुए नजर आ रही हैं। तो फिलहाल क्लियर विनर जो है वो है इरडा, जिस पर कि हमने लगातार बहुत डिटेल में कवरेज भी की, और लोगों को मौका मिला था यहाँ पर 50-60 रुपए के आसपास भी जो है लोगों ने खरीदे। लोगों ने तो 120 के ऊपर के आसपास भी खरीदे, 118, 119 पे भी लोगों ने खरीदे, लेकिन इरडा ने निश्चित रूप से काफ़ी शानदार रिटर्न दिए हैं, खासतौर से जिन्होंने आईपीओ में जिनके लग गए हों। बाद में भी जिन्होंने दिए उनके ही पैसे बने हैं। सर, ये वो लिस्ट है जिसमें कि अभी भी हम देख रहे हैं कि लिस्टिंग को छोड़ दिया जाए तो भी मतलब जो है शेयर मजबूती के साथ जो है ऊंचाई पर खड़े हुए हैं। इनमें से क्या अच्छा लग रहा है सर आपको? देखिए, इसमें सारी कंपनियों में मुझे लगता है कि साइन डीएलएम देख लें पहले। इसके पहले हम टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर ही चुके हैं। साइन जी। डीएलएम देख लें, और दूसरी नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो कि हाई कंप्यूटर जो है कंपटीशन में है, उसमें भी देखा जा सकता है, बट नॉट एट दीज लेवल। थोड़ा करेक्ट होने दें। साइन डीएलएम भी अभी हम ईएमएस स्पेस की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात जब कर रहे थे, तो वहाँ पर उसी स्पेस में ये कंपनी है, बैक्ड बाय गुड फंडामेंटल। जो है इनके ओनर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जो कि साइन लिमिटेड बोल के कंपनी है इनकी, उसकी जो है पेरेंटेज है। तो ये दो कंपनियां जो है ये इस स्पेस में काफ़ी अच्छी हैं। सिग्नेचर ग्लोबल अगर आप देख लें तो चूंकि वो दिल्ली के स्पेस के रियल एस्टेट डेवलपर हैं, और चूंकि गुड़गांव में बहुत बड़ा जो है कह लें कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट चल रहा है, जिसके कारण कि डीएलएफ को काफ़ी फायदा हुआ है। तो उसके साथ साथ उनके जो रिलेटिव लोग हैं उनको भी फायदा हो रहा है, तो सिग्नेचर को उस चीज़ का फायदा हुआ। लेकिन आपको लंबी अवधि के लिए जो कंपनियों को देखना है उसमें मुझे लगता है कि साइन डीएलएम और नेटवर्क टेक्नोलॉजी इनको देख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम टाटा टेक्नोलॉजी। इरडा की जहाँ तक बात है, उसमें लिस्टिंग 60 रुपए के आसपास हुई, लेकिन उसके बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई कि वो रिन्यूएबल के अलावा भी कंज्यूमर स्पेस में लोन देने की बात कर रहे हैं। और कंज्यूमर स्पेस में जो लोन देती है बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं, जो कि अपने बुक वैल्यू के 7 टाइम्स के आसपास के मल्टीपल्स पर चलती हैं, इसीलिए इनको इतना ज़्यादा मल्टीपल्स लगा। लेकिन अभी तक कमाई नहीं है, केवल और केवल एक फ्यूचर कमेंट्री है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई और काफ़ी महंगा है स्टॉक। तो मैं कहूँगा कि एट दीज लेवल उसको अवॉइड कर लें। इरडा अवॉइड करें, भले ही अब तक का मतलब अभी तक का परफॉर्मेंस वहाँ पे काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन अब यहाँ पे अपसाइड नहीं दिखाई दे रहा, महंगी हो चुकी है कंपनी, ऐसा संतोष जी का मानना है। इसके अलावा साइन डीएलएम, नेटवेब और टाटा टेक, ये 3 कंपनियां हैं जो कि अभी भी अगर आपके पास हैं तो बने रहिए। एंट्री लेना चाह रहे हैं तो कोई भी गिरावट मिले तो उसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं, वहाँ पर अच्छे भविष्य जो है अच्छा दिखाई दे रहा है।
हमने देखा लिस्टिंग के दिन जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, हमने ये भी देखा कि वो जिन्होंने लिस्टिंग के बाद और अब तक जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। लिस्टिंग के दिन सबसे ख़राब आईपीओस कौन से रहे वो देख लिए, लेकिन अब तक का ओवरऑल लिस्टिंग के बाद से लेकर के अब तक की परफॉर्मेंस सबसे ख़राब कहाँ देखने को मिली है, अब वो आंकड़े भी जरा सौरे से जान लेते हैं। जी चलिए अब उस पर नज़र डालते हैं। और वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिर्फ 4 कंपनियां ऐसी हैं पिछले साल आए आईपीओ में जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है अभी तक, जिसमें एचएमए एग्रोस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जो लगभग 87% के आसपास पिटा है। फिर मुफ्ती जीन्स देखें तो वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव गेन है लेकिन वो वर्स्ट परफॉर्मेंस में आ रहा है। उसके अलावा फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस, सूरज एस्टेट डेवलपर, मुथूट माइक्रो फाइनेंस वो हैं हाल ही की लिस्टिंग है लेकिन इनमें अभी नेगेटिव रिटर्न दिखता हुआ नजर आ रहा है। नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आ रहा है और सबसे बुरी स्थिति है एचएमए एग्रो की, यहाँ पर कि अपने इशू प्राइस से जो है करीब 86-87% टूट गया है। मुथूट माइक्रो में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। अभी तक जो स्थिति है वो 12-12.5% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। सिर्फ 4 आईपीओज हैं, लेकिन ये दिखाता है कि अगर मान लीजिए इसी में अगर आपके पैसे लगे होते तो फिर आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाती। सूरज स्टेट डेवलपर्स 8% का नेगेटिव रिटर्न है और फेड बैंक फाइनेंशियल में करीब 2% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। मुफ्ती जीन्स में रिकवरी आई है लेकिन फिर भी ये अच्छे में से नहीं है, ये अभी भी वर्स्ट कैटेगरी में ही शामिल है। सर इनमें से कोई शेयर आपको अच्छा लग रहा हो? देखिए इन सारे स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि जिस तरह से वैल्यूएशन जो है काफ़ी बड़ा था सारी कंपनियों में प्राय, केवल और केवल मुफ्ती जीन्स में ऐसा लग रहा है कि चूंकि मुफ्ती के उसमें थोड़ा रिलेटिवली अगर रिटेल सेक्टर के वैल्यूएशंस को देखें तो रिलेटिवली जो है वो प्राइसिंग अच्छी रखी गई थी। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है। फेड जो है फाइनेंशियल्स की बात कर ले, मुथूट माइक्रो फाइनेंस की बात कर ले तो काफ़ी एग्रेसिव प्राइसिंग, क्योंकि इनके पेरेंट जो है एक लिस्टेड स्पेस में है, उस स्पेस में काम कर रहे हैं तो इन्होंने काफ़ी अच्छा मांगा था। सूरज स्टेट डेवलपर्स में काफ़ी महंगा जो है 35 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मांग रहे थे, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो। और एचएमए एग्रो एज ए होल, क्योंकि ये बफेलो मीट में है और ये इंडस्ट्री जो है शायद जो है भारतीयों के द्वारा उतना पसंद ना की जाती है, क्योंकि इसमें कुछ एथिकल इश्यूज हैं जिसके कारण कि मुझे लगता है कि हमने भी इसको आईपीओ के समय जो है पास किया था कि नहीं करने का है। एग्रेसिव प्राइसिंग थी प्लस एक एथिकल है क्योंकि बफेलो मीट में कंपनी डील करती है, फ्रोजन मीट में उसके डील करती है, इसलिए तो मुझे लगता है कि सारी चीज में मुफ्ती जीन्स ही कहीं ना कहीं स्पार्क हो सकता है इसमें। चलिए, तो ये जो तमाम फिल्टर लगाए गए थे संतोष जी की तरफ से, हम लोगों की तरफ से, उसमें जो पास हुआ है सबसे वर्स्ट परफॉर्मर में वो जो है मुफ्ती जीन्स पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सर काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आए हुए हैं, मैं चाहूँगा कि 1-2 सवालों पे जरा आपकी राय ले लें फटाफट, और ख़ासतौर से जो सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं उसी पे पहले बात कर लेते हैं। आइनॉक्स इंडिया, योगेश यादव जी कह रहे हैं आइनॉक्स इंडिया का शेयर अभी कितना डाउन जाएगा। एक हमारे दर्शक हैं वो कह रहे हैं आइनॉक्स के बारे में आप बात कर लीजिए। और भी हमारे कई सारे दर्शकों के हैं, अब सबके नाम लेना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आइनॉक्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल है सर। क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, फंडामेंट यूनिक क्षेत्र में कामकाज कर रही है, लेकिन उस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली शेयर में। देखिए परफॉर्मेंस हाँ डेफिनेटली, क्योंकि जैसे ही इन सबों की लिस्टिंग हुई मार्केट फिर वैल्यूएशन थोड़ा खोज रहा था, मुझे ऐसा लग रहा कि, और हमने ये भी बोला था आपको आप ही के शो में कि आईपीओ में लिस्टिंग के लिए करें, और लिस्टिंग ज़्यादा नहीं हुई तो इसका मतलब है कि अब, और थोड़ा महंगा भी शेयर था लिस्टिंग के लिहाज से भी दिख रहा था कि थोड़ा महंगा जरूर है, चूंकि मार्केट बुलिश कंडीशन में थे तो इन सारी चीज़ों को देखा जा सकता है। लेकिन निचले स्तरों पर अगर यहाँ से थोड़ा सब्सटेंशियल करेक्शन होता है तो गुड कंपनी टू बी इन, और इनके पेरेंट भी काफ़ी अच्छे हैं कंपनी। गुजरात फ्लोरोकेमिकल बोल लें, पहले आयनॉक्स, अब तो मर्ज हो गया आयनॉक्स पीवीआर के साथ, लेकिन ये कंपनी के पेरेंट अच्छे हैं, कंपनी कामकाज अच्छा करती है। वैल्यूएशन इज अ कंसर्न जो कि आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो ग्रोथ होगी इनमें उससे सारी चीज़ें खत्म होगी, लेकिन थोड़ा होल्डिंग पीरियड ज़्यादा होगा। निचले स्तरों पर इसमें निवेश करना चाहिए जी। चलिए, तो इस बीच एक तो आइनॉक्स पे बात हो गई, सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर काफ़ी सवाल, 3-4 सवाल हैं, जिसमें तरुण जाखड़ जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, कह रहे हैं मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, क्या मैं उसमें 25 शेयर और ऐड कर सकता हूं। 564 की इनकी खरीद है सोना बीएलडब्ल्यू, हालांकि थोड़ा सा पुराना हो गया लेकिन फिर भी जो है
सोना BLW के ऊपर ये राय जानना चाह रहे हैं। अभी अगर हम देखें सोना BLW आधे % की गिरावट है, 642 का स्तर जो है सर आज देखने को मिल रहा है, लेकिन इनकी खरीद 564 की है। आपकी क्या राय रहेगी सोना BLW पे? देखिए, स्टॉक थोड़ा सा महंगा है क्योंकि ईवी स्पेस में जो इनके ऑर्डर बुक अगर देखें तो मोर देन 50% इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्पेस से हैं, जिसके कारण कि थोड़ा गंगो है पूरे स्टॉक में। महंगा जरूर है स्टॉक क्योंकि 80 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे है, लेकिन अर्निंग्स में धीरे धीरे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास है तो राइट द टाइट करें। अगर निचले स्तरों पर 550 के आसपास अगर मिलता है तो आप इसमें दोबारा एंट्री की सोच सकते हैं। ठीक। एक जरा फटाफट जो है सौर के पास चलते हैं। सौर आप कुछ कहना चाह रहे थे, उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक लाइन जरा वो दिखा दीजिए कि वह जो IPOs आने वाले हैं जिस पे हमने कल भी बातचीत की थी, तो वो उस पर आप जरा कमेंट कर दीजिए जरा। जी, मैं उससे पहले एक कमेंट आइनॉक्स पे करना चाहूंगा, जो बेसिकली अगर लोग लॉन्ग टर्म निवेशकों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए, आइनॉक्स इंडिया में भले यूनिक कंपनी हो, लेकिन इसका 40 से ज़्यादा 50 के आसपास % ग्लोबल मार्केट से आता है। ग्लोबल मार्केट में इसका 1% से भी कम शेयर है। तो अगर आप आगे समय के लिए देख रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि मैनेजमेंट अपनी कमेंट्री में ग्लोबल आउटलुक क्या बता रहा है और वो कस्टमर्स को लेकर उनका क्या व्यू है, तो उससे आपको पता लग जाएगा ग्लोबली कंपनी कैसा करते हुए नजर आ रही है। जी, बाकी फिर कल आने वाले समय में कौन से बड़े IPOs हैं जो कि लाइनअप है? जी, हम कल भी आपको बताया था, आगे आने वाले समय में ओला इलेक्ट्रिक, स्विगी, ओयो, फार्मेजी, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इस साल आने वाली हैं। कल हमने बताया था 3 पॉइंट फ्रेमवर्क है जिसको फॉलो करके आप बता सकते हैं कि उस कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे असेस कर सकते हैं। सर काफ़ी जरा ग्राफिक दिखा दीजिएगा जरा, जो है कौन से 2024 में आने वाले IPOs हैं। सर ये कुछ बड़े नाम हैं जो कि इस बार 2024 में आ सकते हैं। उसमें ओला इलेक्ट्रिक है, फर्स्ट क्राई है, फ़ोनपे, ओयो, फार्मेजी, स्विगी, मोबीक्विक और यूनिकॉमर्स। 2024 को आउटलुक को लेकर के आपकी क्या राय है सर, खासतौर से प्राइमरी मार्केट के संदर्भ में अगर हम बात करें तो, और इनमें से आपकी नज़रें किसी पर हैं क्या? देखिए, अभी तक तो नहीं है, लेकिन जिस प्राइसिंग पे लिया, मेन चीज़ होता है प्राइसिंग, जैसे कि जब ये RSP इनकी आती है तब प्राइसिंग, जब इशू के करीब आते हैं तब ये लोग प्राइस डिस्क्लोज करते हैं। मुझे लगता है कि जब तक प्राइसिंग नहीं आएगी तब तक कहना मुश्किल है कि किस वैल्यूएशंस पर कौन कितने पैसे लेकर आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये सारी चीज़ें कैसे पैन आउट होती हैं। मार्केट जो ओवरऑल अभी तक बुलिश है वो कैसा रहेगा, IPO मार्केट पूरा उसी पे डिपेंड करने वाला है। डेफिनेटली ये सारी कंपनियां फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज हैं, अपने अपने स्पेस में काफ़ी ग्रो किया है इन्होंने। लेकिन प्राइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है स्टॉक मार्केट में आपको निवेश करने के लिए और आपको पैसे बनाने के लिए। तो वो जब तक जो है इश्यू सामने नहीं आता है, प्राइसिंग डिस्क्लोज नहीं होती है इसकी। चलिए, तो इंतजार कीजिए, जैसे जैसे अनाउंसमेंट होगी, जैसे जैसे सबकी प्राइसिंग को लेकर के अनाउंसमेंट होगी, कब आ रहे हैं इसके बारे में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मनी 9 पर आपको सटीक विश्लेषण जो है IPO बाजार का यहाँ पर मिलेगा। आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए प्राइमरी मार्केट के अपडेट के लिए, और सेकेंडरी मार्केट के लिए भी 1 बजे जुड़ जाइए हमारे साथ। और आपके जो भी प्रश्न होते हैं कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्रश्नों को शामिल करें। तो फिलहाल के लिए वाह क्या IPO है सेगमेंट में इतना ही। वाह क्या IPO है।